शहर की भागदौड़ से दूर समीर अपनी पुरानी कार से हिमाचल के एक सुदूर गांव रामपुर की ओर बढ़ रहा था। समीर एक आर्किटेक्ट था और उसे पुरानी इमारतों की बनावट में बड़ी दिलचस्पी थी। उसे खबर मिली थी कि रामपुर के जंगलों के बीच एक नीली कोठी नाम की हवेली है, जो 19वीं सदी की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। शाम के 7 बज चुके थे। पहाड़ों पर धुंध छाने लगी थी। अचानक कार के इंजन से अजीब सी आवाज आई और वह बंद हो गई। समीर ने बोनट खोलकर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे दूर एक लालटेन की रोशनी दिखी। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए उसकी ओर आ रहा था। बेटा, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा। जी, मेरी कार खराब हो गई है। क्या पास में कोई गांव या ठहरने की जगह है? समीर ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। बूढ़े ने घनी झाड़ियों के पीछे इशारा किया। उधर नीली कोठी है, आज की रात वहीं गुजार लो, पर याद रखना, वहां जो भी सुनाई दे उस पर यकीन मत करना। समीर ने सोचा कि शायद बूढ़ा सठिया गया है। उसने अपना बैग उठाया और घने पेड़ों के बीच से होते हुए कोठी की ओर बढ़ा। अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल नीली इमारत उभरी। वह खंडहर हो चुकी थी, पर उसकी भव्यता अभी भी कायम थी। हवेली का भारी दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही समीर अंदर गया, उसे एक अजीब सी महक आई। पुरानी किताबों, सूखी लकड़ती और सदहने वाले मांस की मिली-जुली गंध। उसने अपने फोन की टॉर्च चलाई। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना लगा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। समीर ने धूल साफ की तो उसे आईने में अपना चेहरा तो दिखा, लेकिन उसके पीछे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। वापस जाओ। समीर ने पीछे मुड़ कर देखा, पर दीवार पर कुछ नहीं था। उसने अपना वहम समझकर अनसुना कर दिया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के एक कमरे में चला गया। कमरे में एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी। समीर थक कर वहीं बैठ गया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बिजली कड़ी ढहकने से पूरा कमरा एक पल के लिए रोशनी से भर जाता और अगले ही पल अंधेरे में डूब जाता। रात के करीब 12 बजे समीर की आंख खुली। उसे हवेली के निचले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन की टॉर्च चलाई, पर फोन की बैटरी सिर्फ 5% बची थी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और बालकनी से नीचे हॉल की ओर झांका। वहां जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। हॉल के उस बड़े आईने के सामने एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग की फटी हुई साड़ी पहनी थी। वह आईने की ओर पीठ करके खड़ी थी, लेकिन आईने के अंदर जो उसका प्रतिबिंब था, वह समीर की तरफ देख रहा था। उस प्रतिबिंब की आंखें पूरी तरह काली थीं और वह मुस्कुरा रही थी। समीर की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। वह पीछे की ओर भागा और गलती से एक पुराने पुस्तकालय में जा घुसा। वहां उसे एक डायरी मिली। उसने डायरी खोली। वह इस हवेली के आखिरी मालिक ठाकुर विक्रम सिंह की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह आईना साधारण नहीं है, यह रूहों का दरवाज़ा है। जो भी इसमें ज़्यादा देर तक देखता है, उसकी परछाई आईने में कैद हो जाती है और आईने की रूह बाहर निकल आती है। आज मेरी परछाई ने मुझसे बात की है। वह बाहर आना चाहती है। वह कहती है कि उसे मेरा शरीर चाहिए। समीर को समझ आ गया कि वह मुसीबत में है। तभी पुस्तकालय का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा छा गया क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। सन्नाटे में उसे अपने कानों के पास किसी की सांस लेने की आवाज़ आई। समीर, मुझे अपना शरीर दे दो। एक फटी हुई आवाज़ गूंजी।
समीर ने अंधाधुंध हाथ पैर मारे और खिड़की की ओर भागा। बिजली कड़की और उसने देखा कि वह औरत या जो भी वह थी उसके ठीक सामने खदीदा थी। उसका चेहरा मांस रहित था और हड्डियों का ढांचा साफ दिख रहा था। उसने समीर का गला पगड़ी से लिया। समीर को महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है और उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद आईने के अंदर खींचा जा रहा है। समीर को ठाकुर की डायरी की एक और बात याद आई। आईने को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन वह रूह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। समीर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस रूह को धक्का दिया। वह पास पड़े ही एक भारी पीतल की मोमबत्ती स्टैंड को लेकर नीचे हॉल की ओर भागा। वह साया उसके पीछे हवा में तैरते हुए आ रहा था। जैसे ही वह आईने के पास पहुंचा, उसने देखा कि आईने के अंदर उसका अपना प्रतिबिंब उसे बचाने के लिए गिद्ध रहा था। समीर ने बिना सोचे समझे उस स्टैंड से आईने पर जोरदार वार किया। खटाक, आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक डरावनी चीख पूरी हवेली में गूंजी, जिससे हवेली की दीवारें कांपने लगीं। समीर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें समीर की आंखों पर पड़ थीं, तो उसने खुद को हवेली के बाहर घास पर पाया। कार का बोनट बंद था। उसने कार स्टार्ट की तो वह एक बार में शुरू हो गई। समीर ने चैन की सांस ली और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर उसने बाथरूम के आईने में अपना चेहरा देखा। उसने राहत महसूस की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वह पलटा, आईने में मौजूद उसका प्रतिबिंब तुरंत नहीं पलटा। प्रतिबिंब ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने होंठों पर उंगली रखकर समीर को चुप रहने का इशारा किया। समीर का चेहरा सफ़ेद पड्डी सी लिए गया। उसने आईना तोड़ दिया था, पर शायद उसने गलत दुनिया के समीर को बाहर निकाल दिया था। समीर अब आईने के अंदर था और जो बाहर था वह नहीं था। रामपुर की नीली कोठी का खेल खत्म नहीं हुआ था, बस एक नया मोहरा बाहर निकल आया था। नीली कोठी से लौटने के बाद समीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। शहर की चकाचौंध में वह वापस तो आ गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ गलत था। समीर का सबसे अच्छा दोस्त आर्यन, जो खुद एक मनोवैज्ञानिक था, ने गौर किया कि समीर अब पहले जैसा नहीं रहा। समीर अब अंधेरे कमरों में बैठना पसंद करता था। उसने अपने घर के सारे आईने या तो हटा दिए थे या उन पर काले कपड़े डाल दिए थे। आर्यन ने एक शाम उससे पूछा, समीर, तू ठीक तो है? तूने सारे शीशे क्यों ढक दिए? समीर ने धीरे से मुद्द कर देखा। उसकी आंखों की पुतलियां सामान्य से थोड़ी ज्यादा बढ़ रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि वे हमें देख रहे हैं आर्यन, और वे अब भूखे हैं। उधर असली समीर एक ऐसी जगह था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह आईना लोक में कैद था। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी कोठी में था, लेकिन सब कुछ उल्टा और धुंधला था। आसमान का रंग लाल था और हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। समीर ने देखा कि वह अकेला नहीं था। वहां दर्जनों लोग इधर उधर भटक रहे थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे। ये वे लोग थे जिनकी परछाइयां दुनिया में बाहर निकल गई थीं और उन्हें यहां कैद कर दिया गया था। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा जो उसे हवेली के बाहर मिला था। तुम! समीर चिल्लाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? बूढ़े ने सिर झुकाया और कहा, मैं भी एक परछाई हूं बेटा। असली मैं तो सालों पहले मर चुका है। जो बाहर घूम रहा है वो मेरा साया है। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें उस मुख्य द्वार को ढूंढना होगा जहां से तुम अंदर आए थे। वो टूटा हुआ आईना। शहर में समीर परछाई का व्यवहार अब खतरनाक होता जा रहा था। आर्यन ने एक रात समीर का पीछा किया। उसने देखा कि समीर आधी रात को एक पुरानी इमारत के बेसमेंट में गया। आर्यन ने छुपकर देखा कि समीर एक पर्दे से शीशे के सामने खड़ा होकर अजीब भाषा में मंत्र पढ़ाच रहा था। अचानक
समीर का शरीर थरथराने लगा। उसके मुंह से एक काला धुआं निकला जो शीशे के अंदर समा गया। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि शीशे के अंदर समीर का चेहरा एक डरावने राक्षस में बदल गया था। समीर, परछाई ने पीछे मुद्दे बिना कहा, आर्यन बाहर आओ। छुपने का कोई फायदा नहीं। आर्यन कांपते हुए बाहर आया। समीर ने उसकी ओर देखते हुए एक डरावनी मुस्कान दी और कहा, तुम्हें पता है इस दुनिया में सांस लेना कितना आसान है, पर यहाँ की रूहें बहुत बेचैन हैं। उन्हें नए जिस्म चाहिए। तुम्हारा जिस्म कैसा रहेगा? समीर, परछाई ने आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कमरे की लाइटें जलने बुझने लगीं। उसी वक्त आईना लोक में असली समीर उस टूटे हुए आईने के मलबे के पास पहुंच गया था। वहां उसे सफेद सादी वाली लतीवातां वाली औरत मिली। वह उस दुनिया की पहरेदार थी। तुम वापस नहीं जा सकते, वह फुसफुसाई। एक बार संतुलन बिगड़ जाए तो उसे खून से ही ठीक किया जा सकता है। समीर ने देखा कि उस टूटे हुए आईने के टुकड़ों में उसे आर्यन और नकली समीर दिखाई दे रहे थे। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो आर्यन भी मारा जाएगा। समीर ने फर्श पर पड़ा एक कांच का नुकीला टुकड़ा उठाया और अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया। उसने अपना खून उस टूटे हुए आईने के केंद्र पर छिड़क दिया। जैसे ही असली समीर का खून आईने पर पड़े था, शहर वाले बेसमेंट में खड्डा नकली समीर दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर पिघलने लगा। आर्यन ने देखा कि शीशे के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा था। वह हाथ असली समीर का था। आर्यन, मेरा हाथ पकड़ दो। असली समीर की आवाज आईने के अंदर से गूंजी। नकली समीर ने आर्यन को रोकने की कोशिश की। मत सुनना उसकी बात, वह एक धोखा है। आर्यन असमंजस में था। उसे दो समीर दिख रहे थे, एक जो फर्श पर तड़प रहा था और दूसरा जो आईने के अंदर से हाथ निकाल रहा था। तभी आर्यन ने गौर किया, फर्श पर तड़प रहे समीर की कोई परछाई नहीं बन रही थी, जबकि आईने के अंदर वाले समीर के हाथ की परछाई दीवार पर से दीवार पर साफ दिख रही थी। आर्यन ने बिना देर किए आईने वाले समीर का हाथ पकड़कर जोर से खींचा। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा बेसमेंट कांच के टुकड़ों से भर गया। असली समीर बाहर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वह नकली समीर मरा नहीं था। वह एक काली परछाई के रूप में फर्श पर रेंग रहा था। उसने आखिरी बार झपट्टा मारा, लेकिन असली समीर ने पास पड़े एक भारी लोहे का पाइप उस पर दे मारा। परछाई पाइप से नहीं मरी, लेकिन वह पीछे हट गई। समीर और आर्यन भागकर कार तक पहुंचे और सीधे रामपुर की उस नीली कोठी की तरफ निकल गए। समीर को पता था कि जब तक वह मुख्य आईना पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, वह साया उनका पीछा नहीं छोड़ देगा। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का नज़ारा भयानक था। हवेली के चारों ओर हजारों कौवे मरे पड़ी लिए थे। वे जैसे ही हॉल में दाखिल हुए, वो काली परछाई वहां पहले से मौजूद थी। तुम इसे कभी अगर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, समीर ने शांत स्वर में कहा, तो फिर हम दोनों साथ में ही जलेंगे। समीर ने तीली जलाई और उसे फर्श पर फेंक दिया। आग की लपटें तेजी से उठीं। परछाई आग की गर्मी से छटपटाने लगीं और धीरे धीरे धुएं में विलीन होने लगीं। समीर और आर्यन आग की लपटों के बीच से भागते हुए बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो नीली कोठी आग की लपटों में घिरी हुई थी। उस आग के बीच से एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। महीनों बीत गए। समीर अब पूरी तरह सामान्य था। आर्यन और वह एक कैफे में बैठे थे। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि हमने वह सब देखा, आर्यन ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। समीर मुस्कुराया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। तभी समीर की नज़र कैफे की खिड़की के शीशे पर पड़ी। धूप तेज थी।
उसने अपनी परछाई देखी। परछाई जमीन पर पड़ी थी, लेकिन परछाई के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था, जबकि समीर के हाथ में सिर्फ कॉफी का कप था। समीर की मुस्कान जम गई। उसे एहसास हुआ कि आग में सिर्फ हवेली और वह पुरानी रूह जली थी। परछाई का साम्राज्य अब भी उसके साथ था। समीर ने धीरे से अपनी गर्दन झुकाई और उसकी परछाई ने आईने में उसे देखकर एक आंख मारी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत।